आप सभी का प्रेमजीत स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम क्लास 12th में फिजिक्स सब्जेक्ट में एक नया टॉपिक लेकर के आए। लंबे ऋजुरेखीय चालक तार के समीप स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये आज का प्रश्न भी। या इसी को दूसरे तरीके से और क्या पूछता है, बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से लंबे ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के समीप स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, प्रश्न नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद ही इसको प्रारंभ करना भाई, तो समझ में आएगा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं भाई। तो आज का प्रश्न अपना है लंबा ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक लंबा ऋजुरेखीय चालक तार लेके चलते हैं। यहाँ पर हम एक ऋजुरेखीय चालक तार लेके चले। ये देख लीजिए, ऋजुरेखीय चालक तार का नामकरण कर देता हूं मैं, जो है एक सवाय, ये नामकरण किया भाई। ठीक, देखो लंबा है, ऋजुरेखीय मतलब सरल रेखीय चालक तार होता है भाई, तो नाम परिवर्तन कर सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर एक लंबा ऋजुरेखीय चालक तार लेके चला, इसका नाम क्या है भाई, एक्स सवाय। साथ ये धारावाही होना चाहिए भाई, तो इसमें धारा का प्रवाह करा देते हैं भाई। चलिए इसमें धारा का प्रवाह देखो हो रहा है भाई। ये देखो किधर जा रहा है, एरो का निशान देखिए ऊपर की ओर लगा है भाई, मतलब इसमें धारा का प्रवाह जो है एक्स से वाई की दिशा में हो रहा है भाई। ठीक, तो पहले इसको लिखते हैं भाई। जैसे जैसे ड्राइंग बनाएंगे वैसे वैसे लिखना है भाई, बहुत ही आसान होता है, अपने को रटने की आवश्यकता नहीं है भाई। रटेंगे तो कुछ भी दिमाग में नहीं रहेगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया भाई, यहाँ पर हम मान करके चल रहे हैं भाई। यहाँ पर माना एक सवाय, क्या क्या चीज है, लंबा, माना एक सवाय लंबा ऋजुरेखीय, ऋजुरेखीय। ये देखो ऋजुरेखीय का मतलब होता है, याद रखना, सरल रेखीय। ऋजुरेखीय का मतलब क्या होता है, सरल रेखीय। धारावाही चालक है, धारावाही चालक है। ये देख लीजिए भी। तो हमने मान लिया कि एक सवाय जो दिख रहा है वो लंबा ऋजुरेखीय धारावाही चालक है। धारावाही चालक है मतलब इसमें धारा का प्रवाह होगा। तो धारा का प्रवाह देख लो किधर जा रहा है भी। ठीक है, तो लिख देते हैं भाई, जिसमें धारा का प्रवाह, जिसमें धारा का प्रवाह एक सवाय की दिशा में हो रहा है, जिसमें धारा का प्रवाह एक सवाय की दिशा में हो रहा है। एक सवाय मतलब देख लीजिए डायग्राम में, एक्स नीचे वाई ऊपर, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है भाई, ये इतना भाई। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, प्रश्न फिर से रिपीट, प्रश्न ही जितना रिपीट करोगे उतना ही आसान होगा। प्रश्न स्पष्ट बोला गया है, धारावाही लंबा ऋजुरेखीय चालक तार। तो धारावाही लंबा ऋजुरेखीय चालक तार ले लिया, इसके समीप स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र की। तो इसके समीप कोई बिंदु लेकर के चलते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान देना भाई, इस चालक पर यहां से, ये देख लीजिए, यहां से क्या करता हूं, ये यहां पर एक बिंदु लेकर के चल रहा हूं भाई। इस बिंदु का नामकरण कर देता हूं मैं, जो है पी। ये देख लीजिए, और इस बिंदु पी है, इसी पर मैं बोल दूंगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो ये जो चालक है, यहाँ पर एक बिंदु मिल रहा है, ये जो चालक है इस पर जो बिंदु मिल रहा है, इस बिंदु का नामकरण कर देता हूं मैं, जो है ओ। ये देख लीजिए, तो चालक से कुछ दूरी पर यहाँ पर ये बिंदु पी लेके चले, तो ये कुछ दूरी है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, डी से प्रदर्शित कर देता हूँ। ठीक है, कुल मिला के हम क्या किए, अब चालक से डी दूरी पर एक बिंदु पी लेते हैं, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। स्पष्ट है भाई। ठीक है, तो इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए भाई, बहुत ही आसान है भाई। तो यहाँ पर अगला काम कर रहे हैं हम, जो है भाई, अब चालक से डी दूरी पर, अब चालक से डी दूरी पर बिंदु, अब चालक से डी दूरी पर बिंदु पी लेते हैं, बिंदु पी लेते हैं, जिस पर क्या करना है भाई, चुंबकीय क्षेत्र की, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये देख लीजिए भाई, जिस पे क्या करना है अपने को, जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है भाई। ठीक है, ये हो गया भाई। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या करेंगे भाई, अब हम जो है ये जो बिंदु वो है, इससे चालक में एक से दूरी पर एक अल्पांश लेकर के चलना है।
क्योंकि इस बिंदु पे तीव्रता जो ज्ञात करना है वो बायो सेवर्ट के नियम से ज्ञात करना है, और बायो सेवर्ट का जो नियम था वो क्या था, एक अल्पांश के कारण तीव्रता ज्ञात किया था, पूरे चालक तार के लिए नहीं ज्ञात किया था भाई, इसलिए यहाँ पर एक अल्पांश लेकर के चलेंगे। तो मैं चालक तार में क्या करता हूँ, एक अल्पांश लेके चल रहा हूँ भाई, इस चालक तार में यहाँ पर एक अल्पांश लेके चल रहा हूँ, मतलब चालक तार की ये टुकड़ा की बात कर रहा हूं मैं, इस टुकड़े को मैं प्रदर्शित कर देता हूं ए बी से। ये देखो, तो यहाँ पर अल्पांश क्या चीज है, ए बी है। इस अल्पांश की अगर लंबाई की बात करें तो इस अल्पांश की लंबाई को हम प्रदर्शित कर देते हैं डीएल से। ये देखो, तो यहाँ पर अब एक अल्पांश लेके चला भाई ए बी, और उसी के कारण मैं बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करूंगा बायो सेवर्ट लगा के भी, बायो सेवर्ट के नियम से। तो यहां से इसकी कुछ दूरी बन रहा है, तो यहां से इसकी जो ये दूरी बन रहा है, इस दूरी को मैं क्या करता हूं भाई, यहां पर एक्स से प्रदर्शित कर देता हूं। ठीक है, तो अब हमने अगला काम क्या किया, अब चालक के बिंदु ओ से एक्स दूरी पर डीएल लंबाई की अल्पांश ए बी लेते हैं। दिख रहा है, देख लो भाई, बहुत ही आसान, एकदम सिंपल है। ये प्रश्न 100% आता है भाई, ठीक है, कई बार पूछा गया इससे भी। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जिसको भी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है वो बिल्कुल आ सकते हैं भाई, मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर होगा उसी पे संपर्क करना भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हम जो है, अब चालक के बिंदु ओ से एक दूरी पर डीएल लंबाई की अल्पांश क्या ले लिए हम जो है, ए बी लेकर के चले भाई। ठीक है, तो चलिए भाई यहाँ पे क्या करते हम जो है, आगे लिख लेते हैं, जैसा काम किए वैसा भाई। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ पे अपना काम क्या कर रहे हैं भाई हम जो है, अब क्या कर रहे हैं हम जो है, चालक के बिंदु ओ से एक दूरी पर डीएल लंबाई, एक्स दूरी पर डीएल लंबाई की अल्पांश, डीएल लंबाई की अल्पांश कौन सा ले रहे हैं हम जो है, ए बी लेते हैं। ये देख लीजिए भाई, बिल्कुल आसान है, पूरा दिख रहा है उसमें जो है, चालक के बिंदु ओ से एक दूरी पर डीएल लंबाई की अल्पांश ए बी लेते हैं भाई। ठीक है, तो ये काम भी कर लिए भाई हम जो है। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे भाई, हमने क्या किया, अल्पांश मान लिया, तो अल्पांश को मान लिया मतलब अल्पांश के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं भाई। ठीक है, जो बलौदा बाजार के होंगे भाई, जो ये बलौदा बाजार के आसपास के होंगे, जो स्थानीय होंगे वही संपर्क करेंगे भाई। ठीक है, अदर डिस्ट्रिक्ट या जो नहीं आ सकते वो संपर्क नहीं करेंगे भाई। चलिए भाई, उसके लिए ऑनलाइन ही ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते, आगे जो है हम जो है अल्पांश माने, तो अल्पांश के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख देते हैं, अतः अल्पांश ए बी के कारण, बिंदु पी पर, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये देख लीजिए भाई। ठीक है, तो अतः अल्पांश ए बी के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम क्या करेंगे, डीबी से प्रदर्शित करेंगे, और बायो सेवर्ट के नियम से ये होता है म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा, और नीचे में ये हो जाता है आर का स्क्वायर। ये बायो सेवर्ट के नियम से मिलता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना क्या क्या हुआ है भाई, यहाँ पर आर आया है भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज दिख रहा है अपने को, आर, तो आर का मतलब क्या है, एपी है भाई। यहाँ पर एपी बराबर आर है, तो एपी उसमें दिख नहीं रहा है, बोलोगे मिला देते हैं फिर दिख जाएगा भाई। ये ए और पी को मिला दो भाई। ये देखो, जब ए और पी मिलेगा तो अल्पांश से बिंदु तक की दूरी बन जाएगा, और यहाँ पर जो आर होता है वो अल्पांश से उस बिंदु तक की दूरी होता है। तो अल्पांश अपना ए बी था, तो ये अल्पांश से इसकी दूरी हो गया। तो अल्पांश से इस बिंदु की दूरी को हमेशा याद रखना, हम आर से ही प्रदर्शित करते चलेंगे। तो ये हो गया आर भाई, तो एपी का मतलब आर था। ठीक है, यहाँ पर अभी क्या करते, अल्पांश का दूसरा सिरा ये है, उसको भी इससे मिला देते हैं भाई। अल्पांश का जो दूसरा सिरा दिख रहा है भाई, उसको भी मिला देना है। तो ये इसको क्या किए हम जो है, इस तरह से मिला दिए। ठीक है, तो मिलाने के कारण यहाँ पे ध्यान देना, मिलाने के कारण यहाँ पे एक कोण बना, इस कोण को हम लेते हैं थीटा।
तो यहाँ पर जो थीटा दिख रहा है वही है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा का मतलब समझ गए क्या हो जाएगा, वो जो कोण बन रहा है वो भाई, ठीक। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई हम जो है, आगे बढ़ेंगे तो अब क्या करना है, ध्यान देना भाई। आगे हम क्या करेंगे, ये जो बिंदु ए दिख रहा है, इससे ये जो रेखा बीपी मिला, मैं बी और पी को मिलाया, तो मिलाने के कारण यहाँ पर ये रेखा मिला, तो उसी पर इससे एक लंब डाल दूंगा। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, ये बिंदु ए से एक लंब डाल दिया, ठीक है। किस पे लंब डाला हूं, बी पर, बीपी पर डाला हूं। तो लंब का नामकरण करते हैं ए और इस बिंदु को दे देते हैं सी, मतलब ए सी, लंब का नाम ए सी है। तो लंब जो ए सी उसको किस पे डाला गया, बीपी पर डाला गया। तो मैं बिल्कुल थ्योरिकल शॉर्ट रखूंगा भाई, ठीक है। चलिए भाई, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम जो है, अगला स्टेप में जो है, अब बीपी पर लंब, बीपी पर लंब कौन सा डालना है बोल रहा हूं, एसी डालते हैं। ये देख लीजिए भाई, तो बीपी पर लंब हमने एसी डाल दीजिए, ठीक है। ये बीपी है भाई, इस पर लंब एसी हमने डाल दिए भाई। चलिए डाले, तो जब लंब डाले, तो जब भी लंब डाला जाता है तो ध्यान रखना, यहाँ पर एक समकोण क्रिएट हुआ, यहाँ पीछे की ओर भी एक समकोण क्रिएट हुआ भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें एक समकोण ये बनाया, दूसरा ये बनाया, तो छोटा वाला समकोण त्रिभुज को लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई हम फिर से, अब समकोण त्रिभुज, ये छोटा वाला समकोण त्रिभुज का नाम है ए सी और ये क्या है, बी। तो ये लिख देते हैं ए सी बी से। ये देख लीजिए कौन से त्रिभुज से, ए सी बी से। तो यहाँ पर ए सी बी में मैं क्या कर रहा हूं भाई, साइन लेके चल रहा हूं इस समकोण त्रिभुज के लिए। यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूं साइन थीटा। ये देख लीजिए, तो साइन का मतलब आप लोग जानते होंगे भाई कि लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो इस त्रिभुज में लंब चेक कर लो कौन सा है, इस त्रिभुज में लंब AC है, और इस त्रिभुज में कर्ण की बात कर रहे हैं भाई, तो कर्ण जो है AB है। चेक कर लो भाई, इसको हम लंब डाले थे तो ये लंब हो गया, जिस रेखा पे डाला वो आधार, तो बचा कौन, AB। AB इसमें क्या बना, कर्ण बन गया। तो आगे प्रोसेस में लाते हैं भाई, आगे प्रोसेस में लाएंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये क्या चीज है भाई, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर ये AC, नीचे में AB है। AB का मतलब क्या था, अल्पांश था। अल्पांश की लंबाई कितना है भाई, चेक करो, DL भाई। मैंने प्रारंभ से उसको वर्णन कराया हूं भाई, ठीक है। तो ये अल्पांश की जगह में रख दिया DL। तो यहां से क्या करेंगे, DL को इधर तिर्यक गुणा, तो DL साइन थीटा बनेगा, बराबर में क्या होगा, AC। पक्ष बदल के लिखो, तो AC बराबर ये हो जाएगा DL साइन थीटा। ये देखो भाई, ठीक। फिजिक्स हम कुछ करना है तो भाई बिल्कुल जोड़िए भाई, बहुत ही आसान है भाई ये, ठीक। तो AC बराबर ये बन गया DL साइन थीटा। एक काम करते हैं भाई हम जो है, यहाँ पे ये जो मिला इसको क्या कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। ये जो अभी मिला इसको बना देते हैं इक्वेशन सेकंड, ठीक। तो ये समीकरण नंबर 2 मिल गया भाई। यहाँ पर अब आगे बढ़ना है भाई, अपने को आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने पे क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना भाई। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर ये देखो बिंदु P के पास, बिंदु P के पास यहाँ पर एक कोण बनेगा और दूसरा कोण यहाँ पर बनेगा, ठीक है। ये दोनों कोण कितना है वो अपने को नहीं पता है भाई, तो वो दोनों कोण को क्या करते हैं, मान करके चलते हैं। तो ये जो कोण है ये छोटा, ये उसकी तुलना में बड़ा है। ये छोटा वाला कोण को मैं क्या करता हूँ, डी अल्फा मान के चलता हूँ भाई, ठीक है, डी अल्फा। ये वाला जो कोण है इसको मैं मान करके चलता हूँ अल्फा। दो कोण मैं मान करके चल रहा हूँ भाई, ठीक। यहाँ पर बिंदु P के पास दो कोण बन रहा है, तो ये जो छोटा कोण बना उसको डी अल्फा, बड़ा कोण को जो है अल्फा। तो दोनों को मान करके चल रहे हैं अपने से। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं भाई उसको, यहाँ पर हम मान लेते हैं भाई, माना कोण यहाँ पर ये A P और C बराबर ये डी अल्फा, ये इतना माना भाई, ठीक है। और क्या मान करके चल रहे हैं भाई, यहाँ पर हम जो है तथा दूसरा कोण और मान करके चल रहे हैं। तो दूसरा कोण क्या है, ये अभी जो लिखा गया OAP और ये C, ये वाला कोण बना, दूसरा ये नीचे बन रहा है, तो इसको क्या कर सकते हैं, OPA या APO, जैसे भी नामकरण कर लो। ये मैं उसको कर दे रहा हूं AP और ये कर दिया इसको O, बराबर में कितना माना हूं मैं, अल्फा। ये देखो भाई, ये ऐसे बिल्कुल सरल है भाई, बिल्कुल आसान है भाई, ठीक है। चलिए भाई, तो जुड़े रहना भी हमारे चैनल के साथ, बिल्कुल इसमें क्या है आपको अच्छे अच्छे चीज मिलेंगे भी, ठीक है। चलो, तो ये मिल गया भाई। फिजिक्स में आपको एक विशेष क्लास चलाया जाएगा भाई,
वो मिलने वाला है बहुत जल्दी। तो ये इतना कर लिए भाई। अब करने के बाद क्या करते हैं हम जो है, यहां पर ये त्रिभुज के अंदर में कोण डी अल्फा है, यहां पर क्या करते हैं, दो तरीका से हल किया जाता है। एक तो मैं क्या कर सकता हूं, इस त्रिभुज को पूरा पूरा ले सकता हूं, जैसे यहां पर एक समकोण त्रिभुज बनाया, वैसे ये जब लंब डाला तो इधर भी समकोण त्रिभुज बनाया, उसको लेके चल सकता हूं। और एक इसमें आजकल क्या करते हैं, शॉर्टकट किया जाता है, तो मैं भी शॉर्टकट ही चल लेता हूं भाई, ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है ज्यादातर शॉर्टकट को अपनाते हैं भाई, ठीक, लेकिन जो बेसिक है उसको छोड़ जाते हैं उसके चक्कर में। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना भाई, यहां पर मैं लिख रहा हूं भाई एक चीज जो है, चूंकि फार्मूला जानते हो भाई जो लिख रहा हूं उसको, कोण बराबर ये होता है चाप बटा त्रिज्या। ये देखो भाई, चूंकि कोण बराबर क्या है, चाप बटा त्रिज्या होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला को क्या करना है अपने को जो है, अपनाना है भी। तो यहां पर कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, तो यहां पर ध्यान देना क्या क्या हो रहा है, पहले इसको क्या करते हैं, मिटा लेते हैं, फिर आगे इसको जो है प्रोसेस में लेकर के आते हैं भाई। चलिए भाई इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर कोण बराबर क्या लिखे, चाप बटा त्रिज्या। तो यहां पर चलते हैं, हम उसको इसलिए नहीं मिटाए ताकि हम क्या कर सके, उसको देख सके। तो यहां पर कोण, तो हम क्या करते हैं, ये जो कोण बन रहा है डी अल्फा, उसी को लेके चलेंगे। तो यहां पर कोण लेकर के चल रहा हूं मैं जो है डी अल्फा। अब ध्यान देना इसमें चाप क्या बनेगा, यहां पर ध्यान देना, ये बिंदु है मेरे पास, ये बिंदु पी है। अब यहां से चाप काटूंगा तो क्या काटूंगा, ऐसे काटूंगा, ये देखो यहां पर है, ये बिंदु पी है, यहां से चाप काटूंगा तो ये ऐसे कटेगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो चीज है और ये जो चीज है, उस डायग्राम में देखना, ये वाला ए है, ये वाला जो है सी है, ठीक। तो यहां से ये जो दूरी बन रहा है भाई, ये वाला दूरी आर है, ठीक है। तो यहां पर चाप कौन बना, ए सी बना। देखो डायग्राम में चाप बन रहा है ए सी, और त्रिज्या कौन सा बन रहा है इसका, आर। त्रिज्या क्या बन रहा है इसका जो है, आर। आर का मतलब दूरी कौन सा है, एपी है भाई, ठीक है। तो यहां पर एपी पहले डाल देते हैं, उसके बाद उसका मान रख लेंगे। तो यहां पर याद रखना, ये चाप का मतलब यही निकलता है। तो इसको सीधा सीधा सरल रेखा है वो याद रखना, मैं तुमको क्लियर कराने के लिए बनाया हूं। अगर इसमें नहीं आता है तो दूसरा तरीका वही है कि इसको त्रिभुज के रूप में लेकर हल करो भाई, लेकिन ये भी ठीक है, कोई खराबी नहीं है अभी। तो यहां पर डी अल्फा बराबर ए सी अपॉन ए पी, तो ये ए सी अपॉन ए पी का मतलब क्या पता है अपने को, आर, तो ये हो जाएगा आर। ये देख लीजिए भाई। तो हमने क्या किया, यहाँ पर डी, जिस जगह से चाप काट रहा हूं भाई उस जगह का कोण को मैं मान लिया हूं कि डी अल्फा है, इसलिए इसको डी अल्फा लिखा हूं भाई कोण को मैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्या मिल रहा है, ये आर का गुणा डी अल्फा से कर देंगे, तो ये बनेगा आर डी अल्फा बराबर में ए सी। तो इसका पक्ष बदलेंगे तो ए सी बराबर ये आर, ये डी अल्फा, ये इतना हो रहा है भाई। इसको क्या कर देते हैं, आगे हल करना है भाई। तो आगे हल करेंगे तो ए सी का मान चेक करिए, समीकरण नंबर 2 में दिख रहा है। ए सी का मान कहां दिख रहा है, समीकरण 2 में। तो यहां पर समीकरण 2 से ए सी का मान रख देते हैं भाई। समीकरण 2 से ए सी का मान रखने पर, चलिए भाई समीकरण 2 से किसका मान रख रहे हैं हम जो है, ए सी का मान रख रहे हैं। तो ए सी का मान समीकरण 2 में कितना मिला है, डी एल साइन थीटा, कितना मिला है भाई, डी एल साइन थीटा, ठीक, बराबर इधर कितना है, ये आर और ये डी अल्फा, ये इतना। अब ये जो मान मिला उसके साथ क्या करना है भाई, ध्यान देना भाई। ये जो डी एल साइन थीटा मिला उसको टारगेट करो समीकरण 1 में। समीकरण 1 में देखो क्या मिला है अपने को, डी एल साइन थीटा। तो डी एल साइन थीटा के जगह क्या लिख सकता हूं मैं, आर डी अल्फा रख सकता हूं। तो यहां पर लिख देते हैं हम जो है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से डी बी बराबर क्या मिल रहा है अपने को, डी बी बराबर मिल रहा है म्यू 0/4 पाई, ये कितना है आई, ये आई। ये डीएल साइन थीटा, डीएल साइन थीटा की जगह क्या रखना है अपने को, आर और ये डी अल्फा। फिर नीचे में आते हैं, नीचे में क्या दिख रहा है, आर का स्क्वायर, तो ये आर का स्क्वायर हो गया भाई। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें हम जो है, तो ये ऊपर वाला एक आर और नीचे वाला एक आर कटेगा, तो कटेगा तो अपने पास डी बी बराबर क्या मिल रहा है, डी बी बराबर ये मिल रहा है म्यू 0/4 पाई, ये ऊपर में है आई और ये है डी अल्फा, और नीचे में क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मिल रहा है नीचे में आर, एक आर कटा था ना भाई, एक आर बचा है वो मिल गया भाई, ठीक है, ये हो गया भाई। इसको क्या करते हैं हम जो है एक नया समीकरण दे देते हैं,
तो ये समीकरण नंबर क्या बना देते हैं, इसको 3 बना देते हैं भाई। ठीक, अब आगे क्या करना है, ध्यान देना भाई। आगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये त्रिभुज यूज किए, फिर सेकंड नंबर में इस कोण को यूज किए, अब अगला इस त्रिभुज को यूज कर लेना है। ठीक है, तो इस त्रिभुज में भी आओगे तो समकोण बना रहा है, समकोण देखो बिंदु O के पास बना रहा है, तो समकोण त्रिभुज यहां भी यूज कर लेते हैं भैया। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं अगला काम जो है, अब अगला काम क्या लिख रहे हैं हम जो है, अब समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का नाम है भाई AOP, ये यहां से लेके चल रहा है भाई। तो अब इस समकोण त्रिभुज में क्या करेंगे हम जो है, कॉस अल्फा का प्रयोग करेंगे। इसके अंदर कोण कौन सा है, अल्फा है, इसलिए अल्फा। तो कॉस अल्फा बराबर, कॉस का मतलब जानते होंगे फार्मूला क्या होता है भाई, आधार बटा कर्ण होता है, ये आधार बटा कर्ण होता है। तो इस त्रिभुज में चेक करो आधार कौन सा है भाई। ठीक है, इस त्रिभुज में चेक करना है कि आधार कौन सा है। तो इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो आधार की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर OP, और कर्ण की बात करें तो क्या हो जाएगा R। ठीक है, ये इतना हो जाएगा भाई। तो यहां पर एक चल में अपने को और थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई। ठीक है, इसमें आधार की बात करेंगे तो क्या हो रहा है भाई, OP हो रहा है भाई। ठीक है, और कर्ण की बात करें तो क्या हो रहा है यहाँ पर AP। लंब कौन सा बन रहा है भाई, यहाँ पर AO बन रहा है। तो हमारा जो चीज है वो क्या चीज है, आधार। आधार का मतलब इसके जगह में क्या लिख सकते हैं हम जो है, OP, OP, ये आधार का मतलब लिख देंगे OP। नीचे में कर्ण आएंगे तो कर्ण का मतलब अपने को क्या मिल रहा है, चेक कर लो भाई, ये मिल रहा है AP। ठीक है, ये इतना मिला भाई। तो आगे बढ़ना भी अपने को, तो ये जो है कॉस अल्फा बराबर OP, OP कहाँ है भाई, OP, OP का मतलब दूरी कितना है, ये OP का मतलब दूरी D है। उसके बाद AP, AP का मतलब चेक कर लो R है, तो ये हो गया R भाई। अल्फा बराबर क्या मिला, D/R मिला भाई। अब इसके बाद आगे चलते हैं भाई, आगे चलेंगे तो इसमें क्या कर सकते हैं भाई, ध्यान देना। यहां पर मैं क्या करूंगा, ये D को नीचे लेके आऊंगा, तो D को नीचे लेके आऊंगा तो कॉस अल्फा अपॉन D, ये जो D है नीचे आ गया तो इसकी जगह में कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। तो ये 1 और नीचे में क्या चीज है, R, ये इतना। अब इसको पलट के लिखेंगे पक्ष को, तो 1/R बराबर ये मिलेगा कॉस अल्फा, और नीचे में हो जाएगा D। तो ये जो मान मिला उसको समीकरण 3 में क्या करना है, रख देना है भाई। कहाँ पे, समीकरण 3 में। तो ये लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 में क्या मिल रहा है, ध्यान देना। समीकरण 3 में DB मिला है, और बराबर में है μ0/4 ये μ0/4 इंटू में है ID अल्फा, ID अल्फा। अब ध्यान देना, ID अल्फा यहां पर नीचे में R है, तो इसको क्या बना सकता हूं, 1/R बना सकता हूं। 1/R की जगह में क्या रख देना है, cos अल्फा अपॉन D, तो ये हो जाएगा cos अल्फा, और D जो नीचे में आएगा उसको क्या कर दिए हम, पूरे के लिए डाल दिए। यहां पर चेक करो, ये ID अल्फा है, इसके साथ में 1 का गुणा है, 1 तो सबके साथ रहता है, तो 1/R बनेगा। 1/R की जगह में क्या डाल सकते हैं, cos अल्फा अपॉन D डाल दीजिए भाई, डाल दिए। तो ये आगे बढ़ेंगे तो DB बराबर क्या मिल रहा है भाई, μ0/4, ये I है तो I, ये cos अल्फा को पहले लिख देते हैं, फिर ये D अल्फा को पीछे कर दिए नीचे में, और ये क्या चीज है, D, तो ये हो गया D। तो यहां पर अभी हमको ये जो मिला इसको एक नया समीकरण क्रिएट कर देते हैं भाई। ये जो चीज मिला इसको एक नया समीकरण दे देते हैं, इसको क्या कर देते हैं हम जो है, समीकरण 4 दे देते हैं। ये दे दिए इसको जो है समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर जो 4 मिला वो केवल एक अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, केवल एक अल्पांश। कौन सा है वो अल्पांश, AB है, तो उसके कारण है भाई। ठीक है, लेकिन हमको प्रश्न में पूरे चालक तार के लिए बोला गया, तो आगे क्या कर सकते, ध्यान देना भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 4, समीकरण 4 केवल एक अल्पांश के कारण, केवल एक अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ये देख लीजिए भाई, हमने क्या किया इसमें, समीकरण 4 केवल एक अल्पांश के कारण बिंदु P पर क्या चीज है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। भाई एक अल्पांश मतलब एक टुकड़ा है, चालक की लंबाई अनंत था भाई, अनंत था मतलब लंबा था भाई बहुत ज्यादा, तो इसको बहुत सारा छोटे छोटे टुकड़ा में बांट सकते हैं भाई, तो सभी के कारण इस पर तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं भाई। ठीक, तो यहाँ पे क्या करते हैं, उसी को आगे अब करना है भाई। आगे क्या करेंगे, इसी प्रकार चालक को अन्य छोटे, ये देखो, इसी प्रकार चालक को अन्य छोटे छोटे अल्पांशों में विभक्त किया जा सकता है, ये देखिए, इसी प्रकार चालक को अन्य छोटे छोटे अल्पांशों में विभक्त किया जा सकता है। अगर कर सकते हैं तो सभी अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना भी, ठीक है। लेकिन कितना अल्पांश मैं उसमें तोड़ सकता हूं ये मेरे को नहीं पता भाई, तो उसको क्या करना है, सभी अल्पांश के कारण अगर तीव्रता ज्ञात करना है तो तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करना है, ये x को P से मिला देना, ये y को भी P से मिला देना भाई, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा हूं मैं, इसी प्रकार चालक को अन्य छोटे छोटे अल्पांशों में विभक्त किया जा सकता है। आगे क्या करूंगा, अतः समस्त अल्पांशों के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, ठीक है, पहले इधर को मिटा लेते हैं फिर क्लियरिटी आएगा ये, ठीक। तो क्या किए थे, इसी प्रकार चालक को अन्य छोटे छोटे अल्पांशों में विभक्त किया जा सकता है, चालकों में विभक्त किया जा सकता है। तो यहां पर आगे अब करते हैं भाई, आगे क्या करेंगे, अतः समस्त अल्पांशों के कारण, समस्त अल्पांशों के कारण बिंदु P पर, अतः समस्त अल्पांशों के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अतः समस्त अल्पांशों के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, ये देखो भाई, समस्त अल्पांशों के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या बोला था, x को P से मिलाओ और y को भी P से मिलाओ। तो ज्ञात करने के लिए हम क्या कर रहे हैं भाई, x ज्ञात करने के लिए x तथा yp, ये देखो x मतलब x और p को मिलाएंगे, yp मतलब y और p को मिलाएंगे। तो ज्ञात करने के लिए xp तथा yp को मिलाते हैं, ये देख लीजिए भाई, ये कर लिए भाई। तो यहां पर अब ध्यान देना, मिलाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा भाई, ठीक है, यहां पर मिलाएंगे तो क्या मिलने वाला है, ध्यान देना भाई। यहां पे क्या लिखा हूं, अभी मैं जो थ्योरिकल लिखा हूं उसमें जो है भाई कि ये जो x और p है इसको मिला दो, ये मिला दिया भाई, ये y और ये जो p है भाई इसको भी मिला दो, ये मिला दिए भाई, ठीक है, xp और yp को मिला दिए भाई। अब मिलाए तो मिलाने के कारण यहां पर देखना, ये नीचे में एक कोण क्रिएट हो गया भाई, ये देखो, वैसे ऊपर में भी यहाँ पर एक कोण क्रिएट हो गया भाई। तो ये जो नीचे वाला कोण है भाई इसको मैं मान लेता हूँ α2, और ये जो ऊपर वाला कोण बना इसको मैं मान लेता हूँ α1, ये देखो भाई, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब जब मिलाए तो एक कोण ऊपर में बना इसको α1 नाम देंगे, एक कोण नीचे में बना इसको α2 नाम देंगे। तो इसको मान करके चलते हैं भाई हम जो है। तो यहाँ पर अब फिर से क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं भाई, मान क्या रहे हैं भाई हम जो है, xpy, ये देखो रुकिए भाई, मान क्या रहे हैं, मान रहे हैं हम जो है OPY, ये इतना भाई। तो OPY को मैं मानो α1 तथा दूसरा यहाँ पर और क्या मार रहे हैं, ध्यान देना, यहाँ पर मैं दूसरा मार रहा हूं OP और ये x, तो ये क्या बन जाएगा α2। मैं सबसे पहले OPY को माना, क्या माना, α1, फिर OPX को माना, क्या माना, α2, ये मान करके चल लिए भाई, ठीक है। तो ये दो चीज मान करके चले। तो अब क्या करते हैं, अतः समस्त अल्पांशों के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पूरे अल्पांश के लिए बोल रहा हूं, मतलब सीधा चालक तार के लिए निकल रहा है फाइनल आंसर। तो यहां पर अब लिख लेते हैं भाई,
अतः समस्त अल्पांशों के कारण, अतः समस्त अल्पांशों के कारण, अल्पांशों के कारण, अतः समस्त अल्पांशों के, अतः समस्त अल्पांशों के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अतः समस्त अल्पांशों के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो पूरे अल्पांश के लिए ज्ञात करो, इसलिए तीव्रता को मैं अब B से प्रदर्शित कर दूंगा। पूरे अल्पांश के लिए बोल रहा हूं, इसलिए अब तीव्रता को किससे प्रदर्शित किया? B से प्रदर्शित किया। तो B बराबर क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे? ध्यान रखना, अल्फा 2 से अल्फा 1 तक। और इंटीग्रेशन किसका करेंगे वो भी याद रखना, dB का। ठीक है, हमेशा जब पूर्ण हिस्सा ज्ञात किया जाता है तो एक छोटा हिस्सा जो निकाले रहते हैं उसी का समाकलन करते हैं। तो छोटा हिस्सा dB निकला है, इसका समाकलन करेंगे। लिमिट अपने को पता है, यहां से यहां तक करना है। तो जब वो नीचे से ऊपर तक जाएंगे तो कोण क्या क्रिएट हो रहा है? अल्फा 2। और क्या कोण क्रिएट हो रहा है? अल्फा 1। इसलिए मैं अल्फा 2 से अल्फा 1 तक इसका समाकलन किया। लेकिन अल्फा 2 जो है इस बिंदु के नीचे बना, अल्फा 1 इस बिंदु के ऊपर बना। तो अल्फा 2 नीचे है बिंदु के, इसलिए इसके सामने में क्या कर देते हैं हम, जो है माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये देखो, मतलब माइनस अल्फा 2 लिखेंगे। हो गया भाई। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बढ़ने के लिए इधर को क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं भाई। तो चलिए भाई अब क्या करते हैं हम, जो है dB के मान को रखेंगे। तो यहां पर B बराबर इंटीग्रेशन, ये है माइनस अल्फा 2 से अल्फा 1 तक। dB का मान याद रखो क्या निकाला था भाई? मिट गया यहाँ पर। dB का मान क्या निकला था अपने पास, जो है μ0/4 म्यू0/4 ये था I cos अल्फा और ये था D अल्फा। ये देख लीजिए। नीचे में आते हैं तो नीचे में क्या मिला था भाई अपने को, जो है नीचे में मिला था, यहाँ पर जो है नीचे में क्या मिला था? D मिला था भाई। ठीक है, तो ये μ0/4 I cos अल्फा D अल्फा अपॉन में क्या था? D था। तो dB के मान को हमने जो है रख दिए भाई। रखे तो यहाँ पर आगे हल करना है। B बराबर हम क्या करते हैं? समाकलन करना है भाई। तो समाकलन करने के लिए ये cos अल्फा और D अल्फा को अंदर रखेंगे, बाकी सबको समाकलन से बाहर कर देंगे। तो बाहर करते हैं भाई। हम μ0/4 को समाकलन से बाहर ला रहे हैं, I/D को समाकलन से बाहर ला रहे हैं। क्या छोड़ रहे हैं अंदर में? ये समाकलन माइनस अल्फा 2, ये अल्फा 1, अंदर में बचा रहे cos अल्फा और ये D अल्फा। ठीक है, तो यहां पर समाकलन का सूत्र जानते होंगे भाई। नहीं जानते होंगे तो लिख रहा हूं भाई। यहां पर ये फार्मूला होता है cos अल्फा D अल्फा बराबर, ये हो जाता है भाई साइन अल्फा। इस फार्मूले को याद रख लेंगे भाई। मैथ्स वाले होंगे तो उनको मालूम है, बायो वाले होंगे तो पता नहीं भाई मालूम है कि नहीं। तो cos अल्फा D अल्फा बराबर ये हो गया साइन अल्फा। तो आगे भी तो B बराबर, इसको सेम टू सेम छाप देंगे, μ0/4 I/ ये हो जाएगा D। इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो cos अल्फा का क्या होता है? cos अल्फा का साइन अल्फा होता है। तो ये हो जाएगा cos अल्फा का समाकलन साइन अल्फा। समाकलन करने के बाद बड़ा ब्रैकेट लगा देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिमिट है, लिमिट को छोड़ना नहीं है। तो cos अल्फा का समाकलन साइन अल्फा हुआ, तो लिमिट इसका नीचे वाला देखो माइनस अल्फा 2 है, ऊपर वाला क्या है? अल्फा 1। तो समाकलन करने के बाद जो नीचे में उसको नीचे डाल देना, जो ऊपर में उसको ऊपर में डाल देना। हो गया भाई। अब आगे क्या करना है ध्यान देना। B बराबर μ0/4 ये I/ ये क्या है? D। उसके बाद अब क्या करना है? ये लिमिट का मान अंदर में रखना है। तो लिमिट रखने का तरीका याद रखना भाई कि ऊपर वाले लिमिट वैसी का वैसी रखते हैं, नीचे को रखने से पहले बीच में माइनस का चिन्ह डाला जाता है। तो चलिए भाई यहां पर डालना है अपने को जो है साइन अल्फा। ऊपर वाला लिमिट क्या है? अल्फा 1, तो अल्फा की जगह अल्फा 1 वैसे को वैसे रख दिया। नीचे को रखने से पहले बीच में माइनस का चिन्ह ये लगा दिया भाई। अब नीचे को रखूंगा तो ये साइन अल्फा, अल्फा की जगह नीचे वाला क्या चीज है? माइनस अल्फा 2। ये देखो नीचे वाला माइनस अल्फा 2 है, तो माइनस अल्फा 2 रख दिया। ये देखो भाई हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बढ़ेंगे तो B बराबर क्या मिलेगा? ध्यान देना। B बराबर यहाँ पर, अच्छा एक सूत्र काम करेगा यहाँ पर, मैं उस सूत्र को लिख देता हूं। यहाँ पर सूत्र क्या होता है? साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ये सूत्र काम करेगा भाई।
जिसको भी याद होगा उसके लिए बढ़िया है, नहीं याद होगा तो बेकार है भी। ठीक, हम ये फार्मूला का प्रयोग में लेके आ रहे हैं भी, ये देखो भी। ठीक है, तो चलिए भाई इसको फिर से मिटा लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अपने को क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर ये जो है b बराबर इसको पूरा सेम छाप लेते हैं भाई, म्यू 0/4 आई अपॉन क्या चीज है, d है। अंदर में चलेंगे तो साइन अल्फा 1, ये साइन अल्फा 1, यहाँ पे ध्यान रखो साइन माइनस अल्फा 2, तो साइन में देखो माइनस अंदर रहता है, वो कहाँ आता है, सामने आता है। तो ये माइनस सामने आएगा तो ये माइनस से गुणा होगा, तो माइनस और माइनस गुणा होगा तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो ये कुल मिला के क्या बनेगा, साइन अल्फा 2। ये देखो भाई ये मिल गया। ठीक है, साइन अल्फा 2। तो हमको ये जो फार्मूला मिला भाई, ये जो फार्मूला मिला यही क्या हो जाएगा पूरे चालक तार के लिए। ठीक है, यही लंबे रिजु रेखीय धारावाही चालक, लंबे रिजु रेखीय धारावाही चालक के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। ये देख लीजिए भाई, का सूत्र या व्यंजक है। अभी का कंप्लीट नहीं हुआ है भी, ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, दो स्थिति और लेना पड़ता है भी। ठीक है, दो स्थिति में इसका तीव्रता का मान और ज्ञात किया जाता है भी। ठीक, तो चलिए इनका स्थिति क्रिएट करते हैं भाई। तो यहाँ पर इसमें स्थिति नंबर फर्स्ट क्या होता है, इसको एक नया समीकरण बनाते हैं भाई। इसको मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 5 दे देता हूँ। इसको जो है समीकरण 5 बना देते हैं। चलो भाई, तो अब इसमें क्या करते हैं, स्थिति फर्स्ट देते हैं। स्थिति फर्स्ट याद रखना, ये स्थिति अगर पेपर में पूछा तो ही लिखना, नहीं तो जरूरी नहीं है भाई, क्योंकि ऑलरेडी ये व्यंजक जो है बहुत बड़ा है भाई। ठीक है, आता है लेकिन पेपर में भाई। ठीक, तो स्थिति फर्स्ट क्या लेंगे वो ध्यान देना भाई। यहां पर स्थिति फर्स्ट ले रहा हूं, यदि बिंदु P चालक के मध्य स्थित हो। ये देखो भाई, ये पहला स्थिति लिखा भाई, बिंदु P चालक के मध्य स्थित हो। अभी डायग्राम में देखो बीच में स्थित नहीं है, चालक के मध्य करने का मतलब इस बिंदु से ऊपर जितना बढ़ रहा है इस बिंदु से नीचे भी उतना ही बनना चाहिए, जबकि इसमें है नहीं भी। ठीक है, तो स्थिति पहला के अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो है ऊपर से भी जितना दूरी बनाएगा नीचे से भी उतना ही दूरी बनाना चाहिए भी। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ध्यान देना भाई, क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या होगा, इस स्थिति में अगर वो दोनों साइड से बराबर बीच में है तो इस स्थिति में क्या होगा, अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर ये हो जाएगा π/2। π/2 मतलब क्या होता है, 90 अंश होता है। तो अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों का मान कितना होने वाला है, 90 अंश होने वाला है। अगर ये जो है ऊपर से और नीचे से बराबर दूरी बनाए, तो अगर ये दोनों साइड से बीच में होगा तो क्या होगा, यहाँ पर चालक की लंबाई अनंत है मतलब बहुत ज्यादा लंबा है। तो यहाँ पर अगर मैं खड़ा होकर के आकाश को देखूंगा तो आकाश को देखने के लिए मेरे अपने फेस को सीधा ऊपर डालना पड़ेगा, ऊपर डालूंगा मतलब एक सरल रेखा बनेगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा, ये लंबाई अनंत है भी, ध्यान रखना, और अनंत है तो ये जो रेखा बना YP ये बिल्कुल खड़ी रेखा बनेगा। क्यों, क्योंकि यहां से आकाश को देखो, आकाश को देखने के लिए फेस सीधा ऊपर टांगना पड़ेगा, ऊपर टांगूंगा तो एक सरल रेखा बनेगा। सेम टू सेम इसकी लंबाई अनंत है, आकाश भी अनंत है भाई। ठीक, तो ये जब अनंत है तो इसके लिए रेखा ये जो YP इसमें बना है वो एक्चुअल में ऐसे खड़ी बनेगा तो यहाँ पर कोण कितना बनेगा, 90 अंश। सेम टू सेम, चूंकि ऊपर भी उतना ही दूरी है नीचे भी उतना, तो ये जो रेखा ऐसा बना है वो भी ऐसा खड़ी बनेगा, तो नीचे में भी 90 अंश बनेगा। इसलिए क्या करते हैं, जब बीच में होता है तो अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों के मान को 90 अंश रख देते हैं भाई। ठीक है, अब ये दोनों मान को कहां पे रखना है, समीकरण 5 में भाई। तो यहां पर लिख लेते हैं भाई समीकरण 5 से। चलो भाई समीकरण 5 से, तो समीकरण 5 में b बराबर क्या मिला चेक करना भाई, b बराबर म्यू 0/4 और ये i अपॉन ये है d, फिर ब्रैकेट में चलेंगे तो साइन अल्फा 1 का मान 90 अंश मतलब π/2 रख रहा हूं, प्लस साइन अल्फा 2 का मान भी कितना π/2 है भाई। ये देखो भाई,
ठीक है, अब इधर को साफ करो भाई, चल करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, बी बराबर ये म्यू 0/4 पाई आई अपॉन डी। चेक कर लो, म्यू 0/4 पाई आई अपॉन डी। साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1, ठीक है, साइन 90 का मान 1 प्लस साइन 90 आ रहा है ये भी 1, ये देख लो भाई। तो यहाँ पर b बराबर म्यू 0/4 पाई, ये 1 और 1 जुड़ेगा तो क्या होगा 2 होगा, तो इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 2i, और नीचे में क्या होगा d। तो ये देख लो भाई, ये जो व्यंजक मिला ये पहला स्थिति के लिए तीव्रता का व्यंजक है भाई, ठीक, पहला स्थिति के लिए। अब चलते स्थिति नंबर 2 में भाई, स्थिति 2 इसमें आते हैं भाई। स्थिति 2 में क्या करना है ध्यान देना भाई, स्थिति 2 में क्या करेंगे, जब बिंदु P किसी एक सिरे पर स्थित हो, ये देखो जो बिंदु P है वो चालक के कोई भी एक सिरे में स्थित होना चाहिए। एक सिरा कौन, एक सिरा कौन y। तो या ये बिंदु जो है इसके स्थिति में यहां पर आ जाए, या ये बिंदु जो है इसके स्थिति में यहां पर आ जाए, ठीक है। तो यहां पर इस स्थिति में क्या बनेगा ध्यान देना भाई, मैं लिख रहा हूं इस स्थिति में अल्फा 1, ठीक है, इस स्थिति में अल्फा 1 बराबर लिख देता हूं π/2 तथा अल्फा 2 बराबर लिख देता हूं 0, ठीक है। अगर ऐसा किया तो याद रखना ये जो बिंदु P है वो यहां पर आया, मतलब ये ऐसे यहां पर ये बिंदु P आया, तो नीचे अल्फा 2 बन रहा था, वो बनेगा क्या, नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी स्थिति में वो, तो अल्फा 2 का मान नहीं बन रहा है, मतलब क्या होगा 0। लेकिन यहां से उसको फिर देखूंगा सीधा खड़ी रेखा बनेगा, मतलब उसके लिए 90° बनेगा। क्लियर है, कुल मिला के इसको यहां पर लिया तो अल्फा 2 का मान 0 हुआ, अगर इसको इधर लेके चलता मैं तो अल्फा 1 का मान 0 मिलता, तो कोई एक का 0 मिलेगा, एक का 90 मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों मान को वापस कहां रखना है, समीकरण 5 में भाई, ठीक है। तो लिख देते हैं समीकरण 5 से, तो समीकरण 5 में क्या है, b बराबर म्यू 0/4 पाई, ये है i अपॉन डी, और अंदर चलेंगे तो साइन अल्फा 1 का मान है π/2, ये इतना, उसके बाद प्लस साइन अल्फा 2 का मान है 0, ये इतना भाई। तो आगे बढ़ेंगे तो b बराबर म्यू 0/4 पाई i अपॉन डी, चलो साइन 90 का मान कितना 1 प्लस साइन 0 का मान 0, ये इतना भाई, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं फिर कंप्लीट है ये। तो आगे क्या करेंगे, b बराबर ये हो जा रहा है म्यू 0/4 पाई, ये 1 प्लस 0 मतलब क्या आएगा 1, और 1 का गुणा करूंगा सेम रहने वाला है, तो i अपॉन क्या हो जाएगा ये d। तो यहां पर हमको जो ये व्यंजक मिला, ये इस स्थिति के लिए क्या हो जाएगा, तीव्रता का व्यंजक है अभी, ठीक है। तो इस तरह से आज का प्रश्न जाकर के अब कंप्लीट हुआ भाई। तो ये 5 नंबर के लिए आता है भाई, बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है, लेकिन 100% आता है भाई, कई बार इसको पूछा गया भाई, ठीक है। तो चलिए भाई आज का वीडियो फिर लास्ट करते हैं भाई। फिर वही बात, अगर सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लो भाई, बेल आइकन को ऑन कर लो, और साथ ही इसको क्या कर दो, शेयर कर दो भाई, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है इसको देख सके भाई, ठीक है। चलिए, थैंक यू।